परमवीर उससे जाके लड़ लिया फेस टू फेस। नॉर्थ कोरिया पता नहीं मैं कैसे चला गया यार, तब बच्चा बुद्धि थी बिल्कुल मेरे अंदर। 2019 की बात है, तब यूट्यूब भी शुरू ही किया था और खर्चा भी बहुत हुआ था भाई। मैं वेगास जब उतरा ना, मेरे को बड़ा छोटा छोटा फील हुआ। मेरे को छोटा क्यों फील हुआ यार, यहाँ पे सब अमीर है यार, मैं इतना गरीब हूँ। मतलब गरीब तो मैंने कुछ उल्टा सीधा इन्होंने बोल दिया, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया ये वो। फिर आए भाई सारे इमिग्रेशन ऑफिसर ट्रेन से उतर के अपना काम धंधा निपटा के मेरे पास, चलो भाई अब इस बंदे को निपटाते हैं। मेरे को एक कमरे में बुला लिया, कैमरा वैमरा ऐसे सेटअप कर दिया भाई, माइक वाइक सेटअप कर दिया उन्होंने ऐसे। मेरे को मैंने कहा भाई क्या चल रहा है। वहाँ पे एक बंदा बैठा था, उसने मेरे को पहचान लिया, मैं इंडियन दिखता हूँ। कहता, मैंने कहा यार तू यहाँ पे कर क्या रहा है? कह रहा है यार मेरे को नहीं पता था ऐसा देश है, बस जा रहा हूँ मैं भी इससे थोड़े दिन बाद वापस। 3 साल से हूँ यहाँ पे। मेरी 15 घंटे बाद फ्लाइट है और मेरे को ऐसे लग रहा है भाई 15 घंटे काटूंगा कैसे। वेलकम टू क्रॉक्स विद सॉक्स नवांकुर भाई। फाइनली आप 1 2 तीसरी बारी, थर्ड इज द लकी चार्म। आप कहाँ थे हाल फिलहाल, और आप कैसे लगा कि तीसरी बारी आ ही जाता हूँ मैं अब? हाँ, उत्कर्ष को और न टालूं। दिल्ली वालों को पता है बहादुरगढ़ से नोएडा आने में ना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। गाड़ी वाड़ी अलग जगह है, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि भाई 2 घंटे मेरे को चल के आना है और 2 घंटे जाना है। तो 3-4 काम एक साथ इकट्ठे करे मैंने और फिर पहुंचा मैं नोएडा। ये मुझे बताइए कि मैं परमवीर से अभी मैंने बात की थी हाल फिलहाल, एक पॉडकास्ट था पैसेंजर परमवीर, और उसकी स्टोरीज के साथ मैंने आपका भी वर्क देखा स्पेशली, और मैं बहुत इंक्विजिटिव हुआ कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ डेंजरस प्लेसेस हैं ये लोग आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो उसमें जब एनकाउंटर्स होते हैं, और रिसेंटली एक एनकाउंटर था आपका हेती में हुआ था, और जहाँ पे लग ही रहा था कि अभी हो जाएगी हाथापाई। और उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, मैंने पूरी वीडियो देखी, और आप पीछे से बोलते हैं सो व्हाट वी आर रिकॉर्डिंग, यू डोंट हैव अ कैमरा, और फिर एकदम से बात बढ़ जाती है। पर उस कॉन्फ्लिक्ट में जहाँ चीज़ बहुत ज़्यादा एस्केलेट ना हो, वो स्टॉपेज पॉइंट क्या है? आपको रियल टाइम में पता चलता है वो? हाँ भाई पता चल जाता है यार। हेटी पहले तो माइंड सेट है कि डेंजरस देश है, ठीक है। वहाँ पे मैं कैमरा निकाल ही नहीं रहा था, परमवीर थोड़ा निकाल रहा था कैमरा कि भाई मैंने कहा मेरे को दे दी फुटेज बाद में, वो निकाल रहा था। पर वो जब बंदा आया ना, तो एक तो हमको दिख गया कि भाई वो अकेला चल रहा है, ठीक है, तो इतना हमको डैमेज नहीं कर सकता। और एक परमवीर बॉडी बिल्डर भी है। अब मैं अकेला चल रहा हूँ तो भाई मैं इग्नोर करके चला जाऊंगा। अब परमवीर क्या है, थोड़ा जिम शिम मारता है, तो भाई थोड़ा ऐसे दिमाग में हो जाता है। मैं ऐसे टारगेट नहीं कर रहा कि जिम वालों के थोड़ा दिमाग में ऐसे होता है कि हम भाई थोड़ा पावरफुल हैं, तो परमवीर उससे जाके लड़ लिया फेस टू फेस। पर मेरे एज ए पर्सनली मैं बताऊं, जो इतने देश घूमने के बाद, कि मैं उसको इग्नोर करके चला जाऊंगा। मैंने कर दिया था वीडियो में, परमवीर अकेला लड़ने गया था, तो मेरे को पता चल जाता है कि कब मेरे भाई, को। पर मैं जैसे बोला वीडियो की शुरुआत तो आपने की है कि वी आर रिकॉर्डिंग, विल रिकॉर्ड। नहीं भाई ऐसे दूर से तो मतलब वो मेरे को दिख रहा है ना अकेला। अब 4-5 जने आ रहे हो भाई, लग रहे हैं हट्टे कट्टे भाई, कोई भी देख चाकू तो किसी को भी लग जाए, वो मरेगा ही मरेगा, ठीक है ना। तो तब मैं उनसे बात ही नहीं करूंगा। मैं ऐसी जगह कैमरा ही नहीं निकालूंगा। मेरी वीडियोस में आप देखोगे मैं लोगों से इंटरेक्ट भी बहुत कम करता हूँ। तो पब्लिक प्लेस में जितने कम लोग आ सके ना मेरे कैमरा में, मैं उतना ही करता हूँ। क्योंकि भाई कई लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं इस बात से कि कैमरा क्यों निकाला तूने। यूरोप में भी हो जाएंगे भाई, यूरोप में भी हो रखे हैं किससे, मेरे को रिकॉर्ड मत करो। मैं अपने आप को कर रहा हूँ, वो बंदा आके कह रहा है मेरे को रिकॉर्ड मत करो। पर वो आपने वो वीडियोस देखी हैं जो आजकल बहुत इंस्टाग्राम पे आ रही हैं कि लोग रिकॉर्ड करते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं दिस इज अ पब्लिक प्लेस, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कैरन वाली वीडियोस नहीं होती जहाँ पे लोग इरिटेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि डोंट रिकॉर्ड मी, फिर इंसान बोलता है कि ये रूल है भाई, पब्लिक प्लेसेस पे रिकॉर्ड करना अलाउड है। यार देखो मेरा नेचर थोड़ा ऐसा है कि मैं किसी से ज्यादा लड़ाई वड़ाई करता नहीं हूँ। आज तक मेरी मतलब ऐसे मुंह जबानी दोस्तों से ही लड़ाई हुई होगी, मैंने किसी से करी नहीं आज तक लड़ाई कि भाई मेरे को करनी नहीं, क्यों सिरदर्दी लूँ मैं किसी से जाकर। तो इसलिए भाई मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं, तो मैं बता नहीं सकता। वैसे पब्लिक प्लेस वाली बात ना यूएस में आप कर सकते हो, पर आप उसके रेपरकशन भी झेलने के लिए तैयार रहो। यूएस में कोई भी बंदूक निकाल के आ जाएगा भाई, यूएस में सबके पास बंदूक है। यूएस बहुत फ्री कंट्री लगी मेरे को, ठीक है ना, पर वहाँ पे आपके रेपरकशन भी ऐसे होंगे। आपने कह दिया दिस इज पब्लिक प्लेस, वो कहेगा ओके दिस इज माई गन, ठक मार भी सकते हैं भाई, वहाँ पे लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो वहाँ के थोड़े लोग भी ऐसे, तो कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है यार। यूरोप के लोग मतलब आप पे चिल्लाएंगे नहीं इतना, यूएस वाले एकदम से चिल्लाने लग जाएंगे भाई, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल। तो हेटी में जब जो इंसिडेंट मैंने बताया उसके बाद, क्योंकि जो हमने कैमरा में देखा वो यही था कि ठीक है बात हुई, परमवीर बोलता है नहीं मतलब मैं तो करूंगा रिकॉर्ड, फिर थोड़े टाइम बाद वो चला जाता है। उसके बाद काम डाउन कैसे होता है? क्योंकि इंसान चार्ज अप नहीं हो जाता है यार कि भाई अब तो हो ही गया था, बस आ रहे हैं पार। तो फिर आपने क्या कॉन्वर्सेशन करी कि भाई चिल कर? हम खाना खाने जा रहे थे, रेस्टोरेंट हमारा आ ही गया था भाई, 10 मीटर भी नहीं होगा, हम रेस्टोरेंट के गेट पे ही खड़े थे। परमवीर कहता सही डांट दिया ना साले को समझ गया होगा अब आज के बाद किसी को नहीं बोलेगा।
तो भाई ऐसे थोड़ा जोश सा भी आ जाता है, हाँ भाई चलो ठीक है, डांट दिया हमने उसको तो ठीक है, हो जाता है यार। ये होते रहते हैं ट्रैवल ब्लॉगिंग यार, सबसे डिफिकल्ट मैं कहूँगा जो ब्लॉगिंग है, ठीक है, घर पे बैठ के नहीं कर रहा मैं, मेरे परिवार वाले नहीं है जो मेरे को जानते हैं, कोई भी इरिटेट हो सकता है, कोई भी बंदा राह चलता, कोई भी बंदा, जैसे वो हमने उसको तो देखा भी नहीं था कि हमारी वीडियो वो ऐसे ही चिल्ला रहा है, तो कोई भी बंदा इरिटेट हो सकता है। भाई ये फीलिंग ऑफ बीइंग रॉन्ग्ड ना, मतलब जैसे मान लो मेरे साथ पर्सनली, मैं एक दोस्त के साथ गया अपना, उसको सिगरेट्स खरीदा था एक पैकेट में, ठीक है, तो उसने खरीदा और जो भी उसके प्राइस था उससे बंदा 30-40 रुपए ज्यादा ले रहा था। तो मैंने बोला यार कि क्या कर रहा है, मतलब मत ले, जो भी जेन्युइन प्राइस है वो ले ले। तो इंसान मतलब फिर इवेंचुअली मेरी थोड़ी बात हुई कि नहीं यार गलत है, उसने भी कुछ बोला नहीं। फिर जो मेरा फ्रेंड था उसने बोला भाई सुन, ये 30-40 रुपए और तेरा मेंटल जो हेड स्पेस तू गवा रहा है उसकी वैल्यू 10 गुना ज्यादा है, बिल्कुल आराम से दे, आगे बढ़। पर मैंने उसको ये समझाया भाई ये जो फीलिंग ऑफ बीइंग रॉन्ग है कि मतलब भाई मेरे साथ गलत कैसे कर सकता है, ये बहुत स्ट्रांग है मेरे अंदर। अब पता नहीं लोगों टू लोगों काफी डिफर करता है। बिल्कुल आपके अंदर ही बहुत स्ट्रांग है, मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है शायद। मेरे से 30 अभी मैं आपके घर आने से पहले गाड़ी का टायर पंचर हो गया था मेरा। भाई मैं पंचर लगवाने गया, उसने पंचर लगाया, अंकल जी थे, बहुत अच्छे से बात करी, चारों टायरों में हवा भर दी। फिर मैंने कहा कितने रुपए हो गए, कहते 60 रुपये। मैं उसको 100 रुपये करके आ गया। अभी की बात है, जस्ट 2 घंटे पहले की। मैंने कहा यार चलो मेहनत कर रहा है बंदा, दे देते हैं इसको। पर अगर हाँ भाई कोई ज़्यादा ही लूट रहा है फिर गुस्सा आ जाता है कि मतलब एक टैक्सी वाले तो भाई लुटेरे हैं, मैं बता रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे हर जगह की कहीं एक पर्टिकुलर जगह है दुनिया के। भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं भी लैंड हुआ था 20-25 दिन पहले, वहाँ पे एक टैक्सी वाला आया, तो मैंने ओला अपनी ऑर्डर कर रखी थी, ओला दिखा रही थी 400 रुपये। वो आया मेरे पास कि भाई 500 रुपये दे दो, ओला ऊबर से मत करो, मेरी कार ऊपर खड़ी है, मैं आपको छोड़ आता हूँ। देखो यार 400 रुपये मेरे को ओला मिल रही है, पर मैं उसके साथ चला गया। थोड़ा एक मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा दरिया दिल हूँ, पर अगर वो मतलब टैक्सी वाला कुछ मेरे साथ गलत फलत कर देता ना, फिर मेरा विश्वास हमेशा के लिए उठ जाता। आज तक खैर किसी टैक्सी वाले ने गलत इतना किया नहीं है, पर मैंने किस्से बहुत सुने हैं भाई। मैं ही बताता हूँ, मेरे साथ एक किस्सा हुआ है, इंटेंस है ये तो, पर टैक्सी ड्राइवर के साथ ही था। उस टाइम शेयर नहीं होता था 2015-16 में, ऊबर शेयर, ओला शेयर। तो मैंने बुक किया और मैं अपने घर से उतरा नीचे, 3 मिनट का टाइम होता था कि आप इंसान आराम से बैठ सकते हैं। तो मैं आया, कुछ 2.5 मिनट हो रहे होंगे, आगे की सीट पे मैं सीट बेल्ट लगा रहा था, एकदम से पीछे से आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो गया तुम्हें? तो मैंने टर्न किया, 2 फीमेल पैसेंजर्स वुमेन बैठे हुए थे तो पीछे। आई थॉट ओके ठीक है। मैंने कहा अरे अभी तो है 30 सेकेंड्स थे, तो क्या हो गया, चिल कर लेते हैं। फिर मैं अपना आगे देखने लगा। फिर अगेन फिर शायद वो मदर और डॉटर थे, तो मदर बोलती कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। तो अब मैंने फिर कोशिश की कि मैं इग्नोर करता हूँ, बट वो पीछे से बोलते रहे। फिर मैंने ये बोला कि अगर आपको इतना ही था तो आप शेयर ना करते, आप ऊबर गो कर लेते, तो आप मतलब आपका टाइम सेव हो जाता। मैं भी बोलता। पर वो ये कि फिर उसके बाद वो तुम बताओगे मुझे, फिर और गर्मा गर्मी सी होगी थोड़ी, इंसान और मुझे बोलने लगा। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर एकदम से कैब वाला बोलता, वो तो समझदार था, मैं भी यंग था, मतलब अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, ज़्यादा दुनिया का आइडिया नहीं, 18 साल के हो आप। तो एकदम से कैब वाले में कहा भाई आप चुप हो जाओ और उतर जाओ। फिर एकदम से मैं उतरा, मैंने पैसे दिए और मैं चला गया। बट ये कि उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ना इंसान मतलब स्टुपिडिटी हो जाती है, और फिर वो बहुत फिर बाद में आपके लिए सिचुएशन पे बहुत डिपेंड होता है। अपने टैक्सी वाला ऐसे, मगर मेरे साथ कोई बोले कहाँ से आ जाते हैं, लेट नहीं हो गए, मैं भी यही बोलता हूँ आंटी फिर अपनी अलग से ले लो आप, मेरे सिर पे आप टैक्सी वाले से बात करो ना, मेरे से क्यों कर रहे हो। इसको छोड़ना होता छोड़ देता मेरे को, मैंने बड़ा कहा था रुकने के लिए, अपने रूल के हिसाब से रुका है ना। तो मैं भी भाई इसमें तो देखो, जहाँ मैं ज़्यादा ही सही हूँ ना वहाँ पे मैं अड़ जाता हूँ, पर जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत सही हूँ थोड़ा बहुत गलत हूँ, मैं कहा छोड़ो यार क्या कितनी सिर दे। सर एग्जैक्टली वही है कि अब पर उस इंसिडेंट के बाद मतलब मुझे रियलाइज हुआ हेड स्पेस की वैल्यू है भाई। हाँ, अगर आपको वो रियलाइज भी करना चाहिए जहाँ पे नहीं है। पर आपने बोला जैसे टायर वाले अंकल थे, 100 रुपीज आपने अच्छे काम पे दिया, क्योंकि इंसान आपका दिल था कि यार मन लगा के आदमी काम कर रहा है। पर वो वाला फैक्टर मोस्टली, और स्पेशली डू यू थिंक कि इंडिया में थोड़े लोग इरिटेटेड ज्यादा रहते हैं, और इसलिए मैं जनरलाइज कर रहा हूँ ये स्टेटमेंट कि अब दिल्ली में रोड रेज बहुत ज्यादा होता है। इंसान थोड़ा रेडी है कि मतलब गाड़ी होए और यू नो बाहर। हाँ यार ये तो है कि इरिटेबल थोड़े लोग यहाँ ज्यादा हैं। मेरे को भी यही लगता है कि यार अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, ठीक है भाई, मैंने किसी गाड़ी ठोक दी, मैं इतना रखता हूँ कि भाई चल मैं रिपेयर करा दूंगा, पर उस बंदे को ये समझना चाहिए भाई जाके अपने इंश्योरेंस में करा लेना रिपेयर। एक बार मैंने गलती से बंदे की गाड़ी ठोक दी थी, उसकी नई इनोवा थी, पर पापा के साथ ट्रिप पे गया था, मैंने नई गाड़ी चलानी सीखी थी। तो मैंने वो बंदे ने देख लिया कि इसने तो ठोक दी, वो पूरा परिवार अंदर बैठा था, आंटियाँ चिल्लाने लगी हाय 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 ऐसे चिल्लाने लग गई, और कुछ हुआ नहीं था गाड़ी पे, थोड़ी सी मतलब टच हो गई थी, थोड़ी बैंड हो गई। तो मैंने पापा को बता दी भाई मेरे से ठुक गई गाड़ी होटल की पार्किंग में ही।
तो वो आया, पैसे दो, ये दो, वो दो, पापा बोले इंश्योरेंस में ठीक करा ले भाई, और तेरे को जब्त करानी, दोनों गाड़ियाँ जब्त करा ले। अब भाई देखो, मैं किसी और स्टेट में जाऊंगा तो भाई वो पक्का धौंस दिखाएंगे, ये करेंगे वो, ये आदत है इंडियंस की यार, कि कुछ होंगे नहीं पर दिखाना ज़्यादा है। तो यार मैं ना इतना ट्रैवल करने के बाद ये समझ गया हूँ कि इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। अपनी मेरी गाड़ी, अगर मेरे गाड़ी ने एक ट्रक वाले ने ठोक दी थी, बिल्कुल नहीं भाई, जीप बिल्कुल नहीं, पापा ने निकलवाई, अगले दिन ही ठुक गई भाई। मैं अपने कॉलेज जा रहा था, मैंने पापा को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा हो गया। कहते कुछ नहीं, एक काम कर, ट्रक वाले से इंश्योरेंस की फाइल के चार्जेस ले ले, 1000-2000, क्योंकि उसको अपने मालिक से ही लेने होंगे, उसकी जेब से नहीं जा रहा, मालिक से लेगा। तो मैंने उससे 1000 रुपये लिए, जा भाई तू। और खर्चा तो यार बहुत ज़्यादा का है मेरी गाड़ी में, पर मैंने कहा छोड़ यार, क्या करना है बताओ, मेरे पास और काम धंधा है यार, और चीज़ों में दिमाग लगवाऊँ, मैं इसमें दिमाग खपाता रहूँ क्या। ये तो है कि अगर इंसान when to back off नहीं जानता, जब पीछे हटना नहीं जानता, तो रिस्की अफेयर होता है। मुझे ट्रैवल व्लॉगर्स, स्पेशली जो आपकी फील्ड है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग लगता है कि आप लोग नॉन जजमेंटल हो। ये सबसे बड़ी वैल्यू है एक ट्रैवल व्लॉगर की। हाउ डिड यू लर्न इट? और आपको रियल टाइम में कोई रियलाइजेशन है, कोई इंसिडेंट जहाँ पे आपको लगा कि नहीं यार मेरे साथ गलत हुआ, पर चल दुनिया ऐसी नहीं है? दुनिया ऐसी नहीं है, हाँ, मतलब कोई जैसे एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ। मैं ट्रेन में था, यूजुअली मैं जब बोर्डिंग स्कूल में जाता था तो ट्रैवल बहुत कॉमन होता था लखनऊ से चंडीगढ़ जाना। तो लखनऊ से चंडीगढ़ में एक ट्रेन चलती थी रात में, बढ़िया ऑल नाइट मारा हमने, और सुबह चंडीगढ़। और हमारे एक लोकल टैक्सी ड्राइवर थे, जो गार्जियन भी थे, वो स्कूल छोड़ के जाते थे। अब भाई हमेशा मेरे को प्रेफरेबली नीचे वाली बर्थ मिलती थी, कोई ना कोई आके मांग लेता था कि बेटा दे दो, ऊपर नहीं जाना है, या कोई समबडी ऑफ हेल्प, और मैंने हमेशा दी है बर्थ, हमेशा। एक बारी हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरी मदर भी थी मेरे साथ, तो हम जा रहे थे मध्य प्रदेश, आई थिंक, वहाँ से लखनऊ। हमें दोनों ऊपर की सीट मिल गई, और मॉम को थोड़ा बैक में दिक्कत वगैरह भी है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था सबसे, भाई अब मानेंगे नहीं, सब ने रिजेक्ट किया। और मैंने आज तक इससे पहले कभी किसी को नहीं बोला था कि नहीं आप मत लीजिए सीट। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो बहुत बार हो रखा है वो लगता है कि यार मैं तो फिर भाई सही करता जा रहा हूँ। बहुत बार हो रखा है भाई, ये तो बहुत, मतलब मेरे को याद ही नहीं है ये, मतलब ऐसे मेरे को दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कुछ बताने के लिए, पर बहुत बार हो रखा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं दुनिया के साथ मैं अच्छा करे जा रहा हूँ, करे ही जा रहा हूँ भाई, ठीक है। आज ही दे दिए मैंने अंकल को 40 रुपये एक्स्ट्रा, वरना कोई और होता भाई 40 का पंचर नहीं लगा, 20 का नहीं लगा, ये वो। तो भाई ये तो मैं बहुत ही करता हूँ, पर मेरे साथ फिर कुछ बुरा हो जाता है ना, कोई मेरे साथ बुरा कर देता है, मेरे को दुख पता है 4 गुना होता है कि यार मैं तो इतना सही कर रहा हूँ सब लोगों के साथ, और मतलब लोग ऐसे कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब कमेंट्स ही मान लो, लोग कह देते हैं भाई तू पैसों की बात करता है, बड़ा कॉमन है मेरे चैनल पे कि ना तू बड़ा कंजूसी करता है, और उन लोगों को ये नहीं पता कि यार सबसे ज्यादा जो ट्रैवल व्लॉगिंग में खर्चा है ना, वो यात्री डॉक्टर करता है। वो पता नहीं उनको, भाई जो खर्चा करेगा वही तो पैसे बताएगा, जो खर्चा ही नहीं कर रहा वो कहाँ से बताएगा। तो गालियाँ किसको पड़ रही हैं? मेरे को ही। और मैं अच्छा भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, गालियाँ भी मैं ही खा रहा हूँ। तो ज़्यादा अच्छा बनना भी ना यार इस दुनिया में मेरे को तो देखो यार अजीब ही लगता है कि ज़्यादा अच्छा बनना, पर अच्छा यार बुरा नहीं बना जाता। बात ये कि मेरे से बुरा नहीं बना जाता, पर मैं ज़्यादा अच्छा ही भी छोड़ दी यार मैंने करनी, कि ज़्यादा लोगों का भला किया ना, फिर अपने साथ बुरा होता है ना तो इतना दुख होता है ना कि 2-4 दिनों तक दूर रहता है वो वाला। ये कंजूस वाला फैक्टर क्यों लगता है आपको? ये कहाँ से पिकअप हुआ कि ऐसा लोगों को क्यों फीलिंग आने लगी? पिकअप हुआ क्योंकि जैसे मान लो मैं एक सुपरमार्केट में गया, ठीक है, मैंने कहा दूध यार यहाँ पे $3 पर लीटर है, हालांकि मैंने खरीद लिया वो दूध, ठीक है। मैं जाके हॉस्टल में कह रहा हूँ भाई यार $40 का पर डे हॉस्टल मिल रहा है, और मैं रह रहा हूँ उस हॉस्टल में, मैंने बस बताया है कि $40 का, यार महंगा लगा मेरे को महंगा लगा, ठीक है, $40 का। और लोग सोच रहे हैं कि भाई इसको महंगा लग रहा है, घूम पा नहीं रहा है ये, तो क्यों जा रहा है तू घूमने? भाई आज तक मैं बताता हूँ, मैंने आज तक ना कभी काउच सर्फिंग करी, शुरू में 1 दिन करी थी बस रशिया में, ना मैंने भाई किसी से आज तक मांग के खाना खाया, अपने होटलों से अपने पैसों से फ्लाइट टिकट बुक करी आज तक, अपने पैसों से होटलों में रुका हूँ, ठीक है, और अपने पैसों से ट्रेन टिकट, किसी का 1 रुपया नहीं लिया मैंने आज तक। और जो ट्रैवल ब्लॉगर होंगे भाई उन्होंने काउच सर्फिंग भी करी है, हिच हाइकिंग भी करी है, किसी घर भी रुके हैं, किसी घर पे खाना भी खाया। मैं नहीं कह रहा बुरा है वो, पर मैंने सबसे ज़्यादा पैसे खर्चा किया और मेरे को ही कंजूस डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि भाई पैसे का वही बता सकता है जो खर्च कर रहा है। यार जिसने ट्रेन की टिकट ली ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कितने की है, वो कैसे बताए महंगी है सस्ती है। अब मैंने ली है तो मैं बता रहा हूँ ना भाई महंगी है ये इंडिया से, तो उनको लगता है कि भाई ये तो खर्चा ही नहीं करता, मैं जा तो रहा हूँ ट्रेन में और क्या चाहिए तेरे को। ट्रेन की ट्रैवलिंग अक्सर करते हैं या फिर यू प्रेफर? मेरी फेवरेट है
ट्रेन अगर मेरे को यहाँ से यूएस से ट्रेन मिलेगी, मैं ट्रेन की टिकट करा के चला जाऊँगा, चाहे कितने रुपए की भी हो। क्योंकि ट्रेन है कैसी यार, अपना रेस्ट करो, जब मन करे उठे, खा लिए, इधर उधर वॉक कर लिया। देखो ट्रेन की ट्रैवलिंग फ्लाइट से अच्छी इसलिए भाई मेरे को सेफ लगती है थोड़ी, मतलब दिमाग में, वैसे तो नहीं है। बस से ज़्यादा अच्छे आप थोड़ा वॉक कर सकते हो ट्रेन में, इधर चले गए फूड कंपार्टमेंट में खा लिया। थोड़ी जर्नी लंबी होती है, बस से थोड़ी लंबी जर्नी होगी, 3 दिन की होगी, 4 दिन की होगी, तो आप व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो, बर्थ मिलती है, आप पूरा लेट के जा सकते हो, जब मन करा सो गए, जब मन करा। तो ट्रेन इज़ द बेस्ट। फर्स्ट क्लास भी ट्रेन अच्छी है मैंने इन फर्स्ट क्लास नहीं करा, मैंने सेकंड क्लास की है बस। क्योंकि उसमें भी सेम कंपार्टमेंट्स है। बाहर की ट्रेन में कितना डिफरेंस है अपनी ट्रेन में? भाई बाहर की ट्रेन में डिफरेंस तो बहुत है यार, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, आप एक, जब हम बाहर बात कर रहे थे तो आपने एक स्टोरी बताई थी जो मुझे चाहिए कि लोगों को पता हो, जब आप रशिया से यूक्रेन ट्रैवल कर रहे थे, बिकॉज आई लव्ड इट एंड आई रियली वांट यू टू टेल पीपल कि क्या था। तो मैं रशिया से यूक्रेन जा रहा था भाई, वॉर से पहले, शायद 2019 नवंबर की बात है, जब वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी, तब तो कोविड भी नहीं था। तो मैं रशिया से यूक्रेन ट्रेन में जा रहा था। अब रशिया से यूक्रेन जो है फ्लाइट रूट बंद है, सिर्फ ट्रेन का रूट चालू था। हालांकि दोनों देश दुश्मन है, पर उन्होंने ट्रेन रूट ओपन कर रखा था। तो उस ट्रेन में या तो यूक्रेनियन है भाई या रशियन है, और मैंने उस ट्रेन की टिकट करा ली। मेरे पास दोनों वीज़ा थे, रशिया का भी यूक्रेन का भी, ऑब्वियस सी बात है। मैं रशिया बॉर्डर पर पहुंचा, उन्होंने देखा, स्टैंप करा, जाने दिया, क्योंकि एग्जिट में कुछ स्टैंप दिक्कत होती नहीं किसी भी देश में। यूक्रेन बॉर्डर जैसे ही मैं पहुंचा भाई, वहाँ पे यूक्रेन के इमिग्रेशन ऑफिसर ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, वो नीचे नहीं उतारते, वो ट्रेन पे चढ़ जाते हैं सारे ऑफिसर। तो सारे ऑफिसर भाई ट्रेन में चढ़ गए, बारी बारी से सबका कर रहे हैं चेक। मेरी बारी आई, मेरा पासपोर्ट देखा भाई, एक तो इंडियन, यूक्रेन से बड़े सारे लोग डोंकी मार के यूरोप जाते हैं, इलीगल। डोंकी का जिसको नहीं पता मतलब इलीगल तरीके से मैं यूक्रेन से यूरोप में एंटर कर जाऊँ बिना वीज़ा के, तो उसको इलीगल कहते हैं। तो एक तो वो शक हो गया। दूसरा शक हुआ भाई, मेरे पासपोर्ट पे 3 रशिया के वीज़ा थे। वो कह रहे साला स्पाई है पक्का ये और यहाँ पे स्पाई करने आया है। तो उन्होंने थोड़ी देर चेक किया, फिर मेरे को लगा चलो ठीक है अब लगा देंगे इस टाइम, क्योंकि काफ़ी सारे वीज़ा और भी थे मेरे पास, तो अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह थी। पर उन्होंने कहा नहीं, वेयर इज़ योर बैग्स। मैंने कहा, मतलब अपने में ही बोल रहे थे, बैग वैग कुछ ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा वो रे, उठाए, वो दोनों बंदों ने बैग उठाए मेरे, और मेरे आगे आगे चल दिए, कहते कम डाउन कम डाउन। मेरे को लगा कहीं लेके जा रहे होंगे। भाई सामने ट्रेन स्टेशन है, उसके पीछे एक जंगल से में ले गए, एक मतलब एक हट टाइप बना हुआ है, लकड़ी का है, वहाँ पे ज़्यादातर घर वैसे लकड़ी के होते हैं, लकड़ी का बना हुआ है। वहाँ पे ले जाके मेरे को बिठा दिया। भाई मेरे को इतना डर लगा ना वहाँ पे जब वो लेके गए। अकेले तो बहुत ज्यादा, मतलब कोई साथ होता है तो फिर भी लगता है कि बिल्कुल जंगल में लाइट तक नहीं यार वहाँ पे। मेरे को पता है देखो, एक ऑफिशियल जगह होती है ना, वो ऑफिशियल जगह नहीं लग रही थी। वो लग रहा था भाई यहाँ पे लूटते हैं, यहाँ पे लोगों को पकड़ पकड़ के। मेरे को डर इस बात का था उस टाइम, मतलब इतने पैसे वगैरह आते नहीं थे यूट्यूब से, तो हाथ थोड़ा टाइट रहता था। तो मेरे एक दोस्त था यूक्रेन में जो रहता था, उसके पापा ने मेरे को $1000 कैश दिए थे कि ले जाके मेरे बेटे को दे देना। और मेरा बचपन का दोस्त, मैंने कहा ठीक है अंकल दे दूंगा। आधा लोड यही था आपको है? मेरे को आधा दिमाग में यही था। मेरे कर तो कुछ नहीं यार, मर्डर थोड़ी ना करेंगे, इमिग्रेशन वाले हैं, डाकू थोड़ी ना है। तो वो लूटते ही बस, कि ऑफिशियली लूटते हैं वो लोग। तो मेरे को डर ये था भाई, गए $1000 आज तो ये लेंगे कुछ ना कुछ तो मेरे से। तो भाई वो ले गए मेरे को। फिर उन्होंने क्या करा, मेरे को 1-1.5 घंटा बिठा के रखा। मेरे को पता था उस टाइम तक ट्रेन निकल चुकी है। ट्रेन वाला मेरे लिए तो नहीं रुकेगा यार इतनी लंबी, बस वाला चलो मैं मान लो रुक भी जाए, ट्रेन नहीं रुकती। पर ट्रेन अपने शेड्यूल से चली गई, वहाँ पे सबका क्लियर हो गया, मैं बैठा था। फिर आए भाई सारे इमिग्रेशन ऑफिसर ट्रेन से उतर के अपना काम धंधा निपटा के मेरे पास, चलो भाई अब इस बंदे को निपटाते हैं। मेरे को एक कमरे में बुला लिया, कैमरा वैमरा ऐसे ही सेटअप कर दिया भाई, माइक वाइक सेटअप कर दिया उन्होंने ऐसे मेरे को। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, पहली बार हुआ है मेरे साथ, ठीक है पॉडकास्ट ले रहे हैं। उनका भी मन कर रहा होगा भाई चलो पॉडकास्ट ले लेते हैं इस बंदे का। तो भाई उसने मेरे से सवाल वाल पूछा, मेरे को याद नहीं यार, उसने यूक्रेनी में पूछे, इंग्लिश में पूछे। मेरे पास ट्रांसलेटर थे, रशियन लैंग्वेज डाउनलोडेड थी, उसमें यूक्रेनियन नहीं थी, पर दोनों सेम है, जैसे पंजाबी और हरियाणवी कह दो, इतना डिफरेंस होगा, इससे भी कम होगा खैर डिफरेंस। तो भाई मैं ट्रांसलेट करके बताया जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं अब कहाँ जाएगा तू, कीव में कहाँ जाएगा, यूक्रेन की जो कैपिटल, अब तो सबको पता होगा। तो मैंने कहा मैं अपने दोस्त के घर जाऊँगा, मेडिकल स्टूडेंट है वो वहाँ पे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अपने दोस्त का नंबर दे दे। मैंने अपने दोस्त का नंबर दे दिया। भाई उन्होंने मेरे सामने बैठ के उसको फ़ोन किया, हेलो, ये पता नहीं बोल रहे होंगे कुछ अपनी, उनको लगा उसको यूक्रेनियन आती है और उसको कुछ नहीं आता। वो अपना पढ़ने गया, वो उसको थोड़ी नहीं आता है। तो उसने दोस्त ने फ़ोन काट दिया। मैंने कहा यार इतनी जल्दी बात हो गई। वो कहता योर फ्रेंड दिस नो पिकअप फ़ोन, ये वो। मैंने कहा भाई दोबारा कर लेना, नहीं उठाया तो अब ये थोड़ी ना है। उसने दोबारा किया, तो उसने एक शब्द बोला मेरे दोस्त को, जो उस शब्द का मतलब उसको पता था, वो बताता हूँ मैं आपको।
तो उससे सारी आईडी वाईडी मंगवाई और फिर मेरे को कहा ठीक है तू इस पेपर पे साइन कर दे। भाई मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है उस पेपर पे क्या लिखा है, रशियन में लिखा हुआ है उस पेपर पे जो भी लिखा हुआ है, मैंने साइन कर दिया, अब तुम कुछ भी कर लो, मतलब मेरे अपने डेथ वारंट पे साइन कर दिए थे। मेरे को अब आ नहीं रहा, मैं बड़ा ट्रांसलेट करूंगा, वो करने भी कोई ट्रांसलेटर भी नहीं था रूम में? नहीं कोई नहीं था, यहाँ पे कोई नहीं था, कोई नहीं क्रॉस करता भाई वो बॉर्डर। तो उन्होंने फिर मेरे को रूम से बाहर निकाल दिया, पर बंदे सही हैं यार, इंडियंस को लव करते हैं। फिर उसके बाद आप कीव रहे कुछ दिन, कितने दिन रहे, घूमे फिरे? 5-7 दिन। आपने खुद भी तो डॉक्टर किया राइट? हाँ मैं खुद एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। तो ये कीव लोग पढ़ना, मैंने सुना है रशिया काफी लुक्रेटिव है नहीं, कि इंसान बाहर जाता है। कितना ज्यादा डिफरेंस है हमारा मेडिकल वहाँ का? बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई। मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया पर्सनली, तो हमारी फीस मान लेते हैं अगर 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो उन कॉलेजेस की फीस आपकी जाएगी मुश्किल से 25 से 30 हज़ार रुपये उनकी। हाँ अच्छा, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 4 गुना से 3 गुना का डिफरेंस हो जाता है कॉलेज फीस में, इसलिए लोग बाहर जाने पर। एक कंफ्यूजन हो रही है, हमारा चीपर है कि उनका चीपर है? हमारा उनका चीपर है। अच्छा, उनका चीप है। बाहर क्यों जाएगा कोई अपने देश से यार, जिस देश की तुमको लैंग्वेज नहीं आती वहाँ पे क्यों जाओगे अपने पेरेंट्स को छोड़ के, क्योंकि वहाँ सस्ता पड़ रहा है। अब जो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल, वो बाहर पढ़ने जाते हैं। फिर वहां से आके एक एग्जाम क्लियर करना होता है। हाँ, जो मुश्किल होता है नहीं, काफी बहुत मुश्किल होता है भाई। क्योंकि क्या सक्सेस, मेरा दोस्त जो बता रहा था, मैं एक और बात बताता हूँ, यूक्रेन में पढ़ रहा था वो, तो कह रहा भाई यहाँ पे ना कुछ भी पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे जो प्रोफेसर्स है ना वो हमको पढ़ाते ही नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई, तुमको क्यों नहीं पढ़ाते? कह रहा भाई हमने 25-30 लाख रुपए दे दिए, इनका काम हो गया, यूक्रेन में आगे 25-30 लाख के डॉलर, उनको पढ़ाते ही नहीं है। कहता भाई यहाँ पे अगर हम प्रिंटर में कार्ट्रिज डलवा देते हैं ना, प्रिंट करने के जो कार्ट्रिज आती है वो डलवा देते हैं, तो टीचर पास कर देता है। टीचर को $20 दे दो, टीचर पास कर देगा। कहता है यहाँ पे ना फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे को, ऐसे उसके शब्द थे कि भाई यहाँ पे कोई बच्चा जो फेल हो रहा है ना वो बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब तो बिल्कुल नहीं पढ़ाते यार। कहता हम खुद ही पढ़ते हैं जो भी पढ़ते हैं, बस हम यहाँ पे एक डिग्री के लिए आए हैं, इंडिया वापस जाएंगे, टेस्ट क्लियर करेंगे और हमको वहाँ पे मतलब वहाँ का लाइसेंस मिल जाएगा। हालांकि वो इंडिया आ चुका है यूक्रेन वॉर से पहले, तो उसका हो गया क्लियर, पर आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। फिर ऐसे लोग सर्जन बन जाए तो रिस्की हो जाए मामला। हो तो जाए, पर अब देखो जो एमडी निकालेगा वो तो मेहनत कर रहा है। अगर बाहर से आप एमडी करके आ रहे हो तो इंडिया में वैलिड ही नहीं है वो, पहली बात वो वैलिड ही नहीं है, खत्म बात। एमबीबीएस करके आओ, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करो तो वैलिड है। हाँ यूएस से करके आओगे तो शायद वैलिड हो, पर इन देशों से करके आओगे ना वैलिड ही नहीं है। आपने बीच में ब्रेक भी लिया था यूट्यूब से आई थिंक, और उस टाइम आप वापस गए थे अपनी इंटर्नशिप कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? नहीं इंटर्नशिप तो मेरी हो चुकी थी। आई थिंक यू वर वर्किंग। हाँ उस टाइम क्या हुआ था, मैं बेलारूस से आया था अपने दोस्त की शादी से, तो बेलारूस में ना मेरा बड़ा माइंड मतलब ऐसे हो गया था, भर गया था, क्या हो गया था मेरे को खुद समझ में नहीं आया। मेरे से वीडियोस नहीं बन रही थी। अच्छा, मेरा मन नहीं करता था वीडियो बनाने का। हाँ बर्नआउट मान लो, कुछ भी कह लो, मेरा मन नहीं करता था कि मैं वीडियोस बनाऊं। अब मैं कह यार छोड़ यार नवांकुर, एक सिंपल लाइफ जीते हैं, क्या वीडियोस बनानी है, जो भी डॉक्टरी के पैसे से पैसा आएगा हम उससे ही काम चला लेंगे, थोड़ा बहुत घूम लिया करेंगे। तो मैं वापस इंडिया आया, मैंने अपना यूट्यूब पे कुछ नहीं डाला, बंदी मतलब कुछ बाय वाय ऐसी कुछ वीडियो ही नहीं डाली। मैंने कहा छोड़ो इसको, जो होएगा देखा जाएगा। मैंने अपने कॉलेज में ही जॉब ज्वाइन कर ली। फिर यार जॉब जब ज्वाइन करी, 2 महीने ज्वाइन करे हुए ना, वो ट्रैवलिंग का कीड़ा फिर से उछल गया मेरे अंदर। मैंने अपने एचओडी से बात करी, मैंने कहा सर देखो बात ऐसी ऐसी है, मेरे को दे दो। भावुक हो गया था थोड़ा। नहीं वो मेरे से ऐसे ही पूछ रहा था एचओडी ज्वाइन करने से पहले, भाई भाग तो नहीं जाएगा? मैंने कहा नहीं सर इस बार पक्का नहीं भागेंगे। तो मैंने कहा सर एक काम करते हैं, आप मेरी नो पे रखो मेरे को 15 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं घूम के आऊँगा। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया, वापिस आया, जॉब करी मैंने दोबारा से 2-3 महीने। फिर मैं जब दूसरी बार घूमने गया, मैं कॉलेज भी गया वापस जॉब ज्वाइन करने, पर मन में नहीं आया जॉब ज्वाइन करना। अब उसके रीजंस हैं जो मतलब शायद मैं ना बता पाऊँ यहाँ पे, तो बस फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा नहीं यार जॉब नहीं करूँगा मैं। मुझे लगता है कि बहुत जब आप एक चीज़ करते रहते हैं ना, तो वो बर्नआउट आना बहुत ही वो हो जाता है। क्या ऐसे हो जाता है आपके लिए कि यार मेरे लिए जॉब ऑक्यूपेशन है, अब कि मैं एक कंट्री जा रहा हूँ, आप आई थिंक 100 एंड कितने कंट्रीज, इनसेन थोड़ी बची है वैसे। मतलब इतनी कंट्रीज घूमने के बाद अब फिर वही रिकॉर्ड रिपीट पब्लिश, बिल्कुल एक जॉब बन जाती होगी। बिल्कुल बन जाती है। मैं किसी देश जाता हूँ, पहले कंटेंट सोचता हूँ कि क्या बनाना है, क्योंकि अगर यार मैं यूट्यूब पे नहीं बनाऊंगा ना वीडियोस, तो मैं घूमूंगा कैसे?
वही तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। अब या तो देखो आप जॉब कर लो, 5 दिन जॉब करो, 2 दिन घूम लो, या आप 7 दिन घूमो और थोड़ी थोड़ी जॉब भी कर लो बीच में। जॉब आप वहाँ पे भी कर रहे हो, लोग कहते हैं यूट्यूब मनी, यूट्यूब में, अब क्या मनी यूट्यूब, तुम्हारी जॉब को मैं जॉब मनी थोड़ी ना कहूँगा। यूट्यूब मनी क्या होता है, वो भी एक तरह से जॉब ही है, जो कि मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ और उससे कमा रहा हूँ। अब कोई जो फिल्म स्टार है वो मूवी बना रहा है तो उसको मूवी मनी थोड़ी ना कहेंगे, वो पैसे बना रहा है। तो लोग थोड़े भी थिंकिंग है यूट्यूब। आई थिंक इंसान जब फाइनल प्रोडक्ट देखता है ना यूट्यूब पे कि एक वीडियो दिख रही है मुझे, इंसान तो घूम के वो कर रहा है, वो बिहाइंड द प्रोसेस भूल जाता है कि यार बहुत टाइम ऑफ एडिटिंग भी लगती है, एक इतने आवर्स लगता है डेटा को सॉर्ट करना, क्या डालूं क्या ना डालूं और क्या चलेगा ये भी एक दिमाग लगाना पड़ता है। और नहीं चलता भाई डिप्रेशन भी तो आता है। बिल्कुल हाँ, वो तो है ही है। कोई वीडियो अगर बिल्कुल ही डाउन चली गई, किसी दिन मैंने डाली, सुबह 9 बजे पब्लिश करता हूँ मैं, उठता मैं 12-1 बजे हूँ और 1 बजे तक भाई वो वीडियो बिल्कुल मतलब फ्लॉप हो गई, तो भाई नींद आ जाती है मेरे को कि अब सो जाओ भाई, अगली वीडियो एडिट ही नहीं करनी है। उल्टा नहीं होना चाहिए, नींद नहीं भाई मैं सो जाता हूँ, मैं यार जब जाग के क्या करूँ, ना इस वीडियो को डिलीट कर सकता, ना इसमें क्या चेंजेस करूँ, मैं लोग देख नहीं रहे हैं, तो हो जाता है भाई, डिप्रेशन भी आता है यूट्यूबर्स को। आप थंबनेल और टाइटल दोबारा चेंज करते हो जैसे क्या कहते हैं, जब अगर कोई वीडियो वर्क नहीं करी, यूजुअली हाँ करता हूँ, AB टाइटल वर्क करता है, कभी कभार करता हूँ वह जैसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक तो YouTube मेट्रिक भी अपने आप में बहुत बड़ा गेम है कि किसी को आइडिया ही नहीं है कि कैसे करना है, क्या नहीं समझ सकता। अगर आपको कोई बंदा कह रहा है ना आके कि मैं तेरा YouTube चैनल चला दूंगा, तो भाई वो बेवकूफ़ बना रहा है, भाई अपना ही चला लेगा वो अपना ही 100 मिलियन सब्सक्राइबर कर लेगा, उसको चलाना आता होगा, तो दूसरों को क्यों चलाएगा। सही बात है ना, ये भी हाँ बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि और भी जब मैं लोगों से बात कर रहा था, मैंने रियलाइज किया कि YouTube पे भी हर को अलग अलग सोर्स ऑफ मतलब मनी सेम नहीं आता है कॉन्स्टेंटली। बिल्कुल। ये क्यों डिफर करता है, कोई आइडिया है आपको? यार एक तो मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा ट्रैवल, ठीक है, फिर देश का नाम लिख दिया, फिर होटल लिख दिया, वीज़ा लिख दिया, फ्लाइट लिख दिया, टाइटल में ये सब लिख दिया ना, तो होटल वगैरह के जो एड्स लगते हैं ना, booking.com का ऐड चल रहा है, या किसी भी ट्रैवल वेबसाइट का ऐड चल रहा है, किसी फ्लाइट एयरलाइंस ने, कतर एयरवेज, एमिरेट्स वगैरह अपने ऐड लगा रहे हैं, वो महंगे होते हैं वो एड्स, वो ज़्यादा पे कर रहे हैं यूट्यूब को। वो ज़्यादा पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उन यूट्यूब को कह रहे हैं भाई हमको इसकी वीडियो पे ऐड चाहिए। कई कंपनीज तो ऐसे होते हैं, कहते हैं भाई हमको यात्री डॉक्टर की ही वीडियो पे ऐड चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो ट्रैवल ब्लॉगर है। एमिरेट्स की फ्लाइट कौन लेगा? जो ट्रैवल करेगा। तो एमिरेट्स वाले कहेंगे हमको ट्रैवल ब्लॉगर्स की ही वीडियो पे ऐड चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है स्पेसिफिक कि वो बोले मेरे को परमवीर यात्री, इन जितने भी ट्रैवल ब्लॉगर इनकी वीडियो पे ऐड चाहिए। डेली ब्लॉगर से ब्रांड को पता नहीं चल रहा कि इसकी ऐड क्या डलवाएं और कौन किस चीज़ पे इसकी वीडियो है, पर हमारी वीडियो से पता चल जाता है। पर डेली व्लॉगर्स लोग ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है पर्सनली कि एक शिफ्ट डेली व्लॉगर्स क्योंकि ज़्यादा अपनी लाइफ दिखाते हैं, ज़्यादा मोर प्रेजेंट रहते हैं, आप एक सबसेक्ट हैं उसके उस चीज़ के, आप छोटा पार्ट ऑफ ट्रैवल है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भाई। डेली व्लॉगर्स का तो ऐसा है कि मतलब डेली व्लॉगर्स कैन बी ट्रैवल व्लॉगर्स, बट ट्रैवल व्लॉगर्स कांट बी डेली व्लॉगर्स। अब कोई डेली व्लॉगर है भाई, वो कल को उठ के थाईलैंड चला जाए, उसका थाईलैंड का व्लॉग बन गया और उसके ऑब्वियसली बात है मेरे से व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उसमें बंदे थाईलैंड को देखने आए ही नहीं हैं, वो उस बंदे को देखने आए हैं। अब मैं जो वीडियो डालता हूँ इसमें स्विट्जरलैंड में टाइटल में डाला, तो स्विट्जरलैंड देखने आए हैं लोग, मेरे को देखने आते हैं। अब मेरी ऑडियंस जुड़ गई है थोड़ी बहुत कि मेरे को भी देखने आ रहे हैं, पर शुरू में जब बंदा डाल रहा है ना तो स्विट्जरलैंड को देखने आ रहे हैं। तो एक थोड़ा मेरे को ड्रॉबैक लगता है ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए कि भाई मतलब हम स्पेसिफिक होके मतलब कुछ मतलब खास नहीं मिल रहा कि भाई ट्रैवल ब्लॉगर हो स्पेसिफिक है, वो अपनी बस खुशी हमको ज़्यादा मिल जाती है कि हम घूम रहे हैं। मेरे को सुबह उठ के टेंशन नहीं है कि भाई मेरे को 10 बजे उठ के अपने कैमरा उठा के व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, मेरे को टेंशन नहीं है, मैं सोता रह सकता हूँ। पर ये ट्रेड ऑफ क्या आप पर्सनली आपके लिए ट्रेड ऑफ अच्छा है कि नहीं यार सुबह उठ के मुझे कैमरा नहीं चलाना है, मतलब वो आपको स्लीप आपकी ज़्यादा वैल्यूएबल है उससे? मैं रोज़ ब्लॉगिंग नहीं कर सकता यार। मैंने रोज़ अभी एडिटिंग का ट्राई किया है, 20 दिन मैंने लगातार वीडियो डाली है, जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा, वरना 2 दिन के गैप में, 3 दिन के गैप में, 4 दिन का भी गैप हो जाता है तब वीडियो एडिट करके डालते हैं हम। पर इस बार मैंने 20 वीडियो लगातार एडिट करी भाई, मैं तो पूरा एग्जॉस्ट हो गया। और मैं तो सोच रहा हूँ एडिट में इतना हो गया, रोज़ शूट करना, रोज़ नया यार कंटेंट निकालना। मैं उनको भी दाद देता हूँ यार, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, पर यार रोज ये चीज़ सोचनी कि आज हम क्या करेंगे, रोज गाड़ी उठा के बाहर जाना। यार मैं नोएडा आने में 3 बार सोचना पड़ा मेरे को, तभी तो ये ब्लॉग बन जाता। आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी यार। मैंने इतने का पेट्रोल भरवा लिया, अब यार ट्रैफिक में जाम लगा है, यार देखो इसकी गाड़ी कैसी है। मतलब देखो मैं मॉक भी कर सकते हैं यार उन लोगों को, पर मेहनत उनकी भी यार। कंसिस्टेंट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी मेहनत है कि आपने अभी जैसे बोला 20 दिन मैं पहली बार ही हुआ है करना, इंसान रोज डाल ही रहा है, वो अपने आप में। मैं मजाक उनका अभी उड़ाने पे हूँ, मैं उड़ाता रहूंगा बहुत, उस पर वो भी बनते हैं क्या कहते हैं रोस्ट, मैं भी डेली व्लॉगर्स को रोस्ट कर दूंगा, पर भाई मेहनत उनकी भी है।
आपने रिसेंट वाला रोज देखा अभी उसका? कैरी मिनाटी का? हाँ देखा भाई, देखा तो मजा आया, ठीक है, पर मेहनत भाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यूट्यूब से एक मैंने परमवीर से भी बात की थी कि एक अर्निंग वगैरह डिसेंटली हो जाता है, बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि इंसान वो अमाउंट दोबारा स्पेंड कर रहा है क्योंकि आपका आई थिंक टारगेट है 197 कंट्रीज कवर करने का, तो वो री इन्वेस्ट हो ही जा रहा है आपकी उस पर। फिर यहाँ से एक्सटेंशन और क्या बनता है, और क्या क्या सोर्स, अगर जो ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहता है या इंसान ट्रैवल के माध्यम से कुछ कमाना चाहता है, क्या क्या ऑप्शंस बचे हैं उसके पास? ट्रैवलिंग के माध्यम से आप बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स टूर्स लेके जा रहे हैं कि अब 10 बंदों का टूर बना लिया, उनको मालदीव्स घुमा लाए, थाईलैंड घुमा लाए, ठीक है, उनसे कमा रहे हैं। फिर भाई अपना ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हैं, कई लोग वीज़ाज लगवा रहे हैं। तो पर यार अगर आपको वो चीज़ करनी है ना तो बिल्कुल आपको व्लॉगिंग से हट जाना पड़ेगा। अब मैं अपने हर टूर पे अगर हर बार ग्रुप टूर लेके जाने लग गया, और मैं हर बार तो डेंजरस जगह सीरिया तो ग्रुप टूर हर बार नहीं लेके जा सकता, ठीक है, तो लोग भी कहेंगे क्या व्लॉगिंग कर रहा है, बार बार सीरिया, बार बार सीरिया। तो मैं मतलब ये भी मतलब ऐसे नहीं कर सकता कि बार बार सेम चीज़ कर रहा हूँ, साल में एक टूर ले गया, इतना हो सकता है बस। ट्रैवल व्लॉगिंग का ज़्यादा मतलब वो नहीं है, अपने खुशी के लिए कर सकते हो भाई। पर ये मुझे रियल टाइम अभी रियलाइजेशन हुई कि क्या बहुत अच्छा आइडिया नहीं कि आपकी एक फेस वैल्यू है, ऑफ कोर्स आप अगर एक टूर लेके जाएंगे अभी लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे, जरूरी थोड़ी है कि उसी का व्लॉग भी बनाना। इन जनरल अगर इंसान उस चीज से एक ग्रुप, क्योंकि सीखने को बहुत मिलेगा सबसे पहली चीज, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही इंसान चाहता है कि ऐड ऑन हो मेरी लाइफ में। तो ये कोई कर भी नहीं रहा, आई थिंक। हाँ नहीं, मैं ग्रुप पे टूर ले गया भाई, ठीक है, 15-20 दिन मैं ग्रुप पे 10 दिन का टूर मान लो, 10 दिन उसकी प्रिपरेशन मान लो, 10 दिन में सोचूंगा भी कितना किसी ट्रैवल एजेंसी भी वो करूंगा कॉन्टैक्ट वगैरह, भाई तो मेरी फ्लाइट टिकट होटल बुकिंग करा ले। 1 महीना मेरा लग गया, इसमें 1 महीने में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो मेरे चैनल पे तो कुछ नहीं आया ना भाई, उसका क्या करूँ मैं? या तो वहाँ से नुकसान झेल लो या वहाँ से नुकसान झेल लो। अब मैं ग्रुप टूर वाला नुकसान झेल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी वो नहीं लेके जाना चाहता, मैं अपनी कंट्रीज पूरी कर लूँ, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। फिर अभी एक मिशन सा चल रहा है तो उस मिशन को ही चलाते हैं, और मिशन का एंड गोल तो है ही है, क्योंकि 197 हो गया। और मैं कहीं सुन रहा था कि आपने बोला था कि मैं यूट्यूब बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, हाँ 4-5 साल जितना हो जाए उसमें मैं कंट्रीज कवर कर लूँ और उसके बाद टाटा बाय बाय। चाहूंगा भी तो कर नहीं पाऊंगा ना। क्यों? मतलब यार कभी ना कभी बंद हो जाएगा, यूट्यूब नहीं कह रहा, हर बंदे का करियर जो यूट्यूब पे है कभी ना कभी वो डाउन हो जाएगा। अभी आप देख लो, जिसने अभी शुरू किया उसके लिए नहीं आप फिर आपका बहुत, आपने मेरे 7 साल बाद शुरू किया तो 7 साल बाद डाउन हो जाएगा भाई। पर होगा डाउन जरूर है। हाँ पर डाउन जरूर होगा भाई। आप बड़े बड़े क्रिएटर्स के नाम ले लो यार, अमित बढ़ाना, भुवन बाम, ठीक है, डाउन नहीं कह रहा मैं इनको कि डाउन हो गए, पर इन्होंने यूट्यूब बंद कर दिया ना। पर ये फेज आउट भी हो गए, भुवन कुछ और करने लग गए ना। एग्जैक्टली, कर तो कुछ और रहे हैं, यूट्यूब तो नहीं कर रहे ना, कुछ और ही कर रहे हैं ना भाई। फ्लाइंग बीस्ट का चैनल देख लो आप, पहले कितने 3 घंटे में 1 मिलियन व्यू आते थे, अब एक दिन में मतलब कई वीडियो से 500 700 के रह जाती हैं, जा रही है ना डाउन। मुंबई का निखिल खत्म हो गया वो बंदा बिल्कुल ही, मतलब 150 के व्यूज पे आ गया, 200 के व्यूज पे, तो लोग भी बोर होंगे ना यार उसको। भाई बॉलीवुड में भी तो यही हो रहा है, हर 5वें-6ठे साल एक नया हीरो आ रहा है, नहीं आ रहा। आज मनोज बाजपेयी आ रहा है, राजकुमार राव आ रहा है, कल को कोई और आएगा जिसको लोग पसंद करेंगे। पर उनमें से एक शाहरुख खान भी तो है, आमिर खान भी तो है, सलमान भी तो है भाई वो तो पर पॉइंट ये है ना कि अगर आप देखें तो इंसान आपको अमिताभ ले लेते हैं, हटाइए, एक एक्टर जो हीरो भी रहा है, उसके बाद अब एक केबीसी होस्ट कर रहा है, बाप का रोल, अपने आप को इंसान रीइनोवेट भी तो कर रहा है। आप 20 साल पहले का जलवा देखो और अब का जलवा देखो, अंतर है नहीं है। आप सस्टेन कर सकते हो पर आपका थोड़ा ऑरा कम होएगा ही होएगा, क्योंकि लोगों को नया फ्रेश चाहिए ही। और भाई वो पुराने ज़माने में हो गए, फेमस हो गए, अब का ज़माना बहुत अलग हो गया भाई। अमिताभ, शाहरुख, सलमान, आमिर कौन से ज़माने के भाई? अब नए ज़माने का बताओ जो इनके जितना ऑरा हो जिस बंदे का, कोई नहीं बता सकते आप। अब कोई रणवीर सिंह कोई नहीं जानता भाई उनको, मैं बता रहा हूँ। रणवीर सिंह इज ऑलवेज एनर्जेटिक है, पर देखो उसकी कौन सी मूवी आपको याद है जो आपने थिएटर में जाके देखी? अभी रॉकी और रानी देख लिया आपने? अरे ब्रो बहुत, मैंने तो नहीं देखी। आपने नहीं देखी? ये थोड़ी है कि हाँ, तो अभी भी शाहरुख की मूवी आएगी, मैं जाके देख लूंगा। नहीं समझ रहा हूँ मैं आपका पॉइंट, समझ रहा हूँ। तो मतलब वो उस लेवल पे तो फेमस नहीं हो पाए ना भाई शाहरुख खान के। फिर आई एग्री। तो एक कहावत भी तो है कि किसी ने बोला था इंटरव्यू पे, पता नहीं कहाँ पे, या शाहरुख ने खुद बोला था कि आई एम द लास्ट स्टार्स अमंग स्टार्स, कि मेरे बाद कोई सुपरस्टार नहीं होगा। तो वो बात बहुत रियल है काफी हद तक। बस एक रीजन मेरे को अगर आप बता सको कि मतलब मान लो फ्लाइंग बीस्ट मुंबई का निखिल जो मतलब टॉप व्लॉगर्स थे इंडिया में से, उनका चैनल डाउन क्यों चला गया? लोग देखते थे ना उनको, क्यों नहीं देख रहे अब?
You're right, फेज आउट होता है इंसान, बिल्कुल होता है। पर मेरा जो आइडिया था कि YouTube पे कंटिन्यू ना करें, बट जब हाँ वो तो मैं उसके आगे क्या होता है कि आप वो जो ब्रांच आउट होगा वो YouTube के बियॉन्ड, आई थिंक कहीं से आप कुछ बिजनेस शुरू करते हैं जो आपने मेक किया YouTube से। जैसे रणवीर बहुत अच्छा एग्जांपल है बियर बाइसेप्स इसमें, कि उसने शुरू किया YouTube से, अपना ट्रैक्शन गेन किया, फिर पैरेलली अपनी एक मार्केटिंग एजेंसी खोल ली। पर वो YouTube के अराउंड ही रेलेवेंट रहेगा कहीं ना कहीं ना। तो उसी से हमको कट करना पड़ेगा एक रास्ता जो दूसरे रास्ते जाए। और मतलब हमेशा तो भाई वीडियो मेरे बस की नहीं है बनानी। 35 साल का हो गया, मैं कैमरा उठा के घूम रहा हूँ किसी देश में, घूम लूंगा यार, पर मजा नहीं आएगा ना यार जो भी आ रहा है। ठीक है, अभी शायद मैं भी शादी हो जाए तो अपनी वाइफ के साथ जाऊं तो तब बना लूंगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़े साल और सस्टेन हो जाएगा, थोड़ा मजा आएगा। पर मैं कितना ही बना लूंगा यार, बहुत बोर हो जाते हैं यार। 1000 वीडियो बनाना बहुत, मतलब व्लॉग्स बनाना बहुत बड़ी बात होती है। 500 तो हो चुके 1000 मतलब गोल रख रहे हैं आप? 1000 तो हो जाएंगे। मतलब मेरा ऐसा गोल है कि सर्च करे ना कोई यात्री डॉक्टर और किसी भी देश का नाम, और मेरी वीडियो आनी चाहिए तब। मैं ऐसा गोल है। मैंने एक सेम जो मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने लिखा नॉर्थ कोरिया डॉक्टर यात्री, एंटर आया वीडियो। पर मैं हैरान था कि नॉर्थ कोरिया क्या घूमने गए हो आप, क्या कर रहे हो आप? यार नॉर्थ कोरिया पता नहीं मैं कैसे चला गया यार। तब बच्चा बुद्धि थी बिल्कुल मेरे अंदर। 2019 की बात है, तब यूट्यूब भी शुरू ही किया था और खर्चा भी बहुत हुआ था। उस टाइम मैंने 1,60,000 रुपए सिर्फ नॉर्थ कोरिया के 6 दिन के टूर में खर्च कर दिए थे। क्यों कर दिए पता नहीं, मेरे दिमाग में क्या है कि यार नॉर्थ कोरिया चलते हैं। तब इतना था भी नहीं कि कंटेंट बनेगा ये बनेगा, पर मेरे को था हाँ कि वीडियोस चल सकते हैं नॉर्थ कोरिया की। मैं नॉर्थ कोरिया चला गया यार। पेरेंट्स बिल्कुल यार ऐसे, और तू वहाँ जाएगा ये जाएगा वहाँ से यार। मैंने पेरेंट्स को पहले तो पेरेंट्स को समझाना है भाई, बहुत बड़ी हेडेक थी नॉर्थ कोरिया के लिए। मम्मी कुछ नहीं होता, मैं ग्रुप टूर के साथ जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ उल्टी हरकत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होएगा। मैं वहाँ पे जाके भाई मैंने एक फ़ोन किया था मम्मी को, और मैं पहले से बता के गया था मैं फ़ोन करूँगा पर आपको कुछ बोलना नहीं है, उल्टा सीधा तो बिल्कुल नहीं बोलना। मैंने होटल के रिसेप्शन से फ़ोन किया, वहाँ पे एक फ़ोन का अलग से बूथ था, $2 पर मिनट लगते थे। $2 उस टाइम बहुत बड़ी बात थी बिल्कुल। तो मैंने फ़ोन किया, हेलो मम्मी। मम्मी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। ठीक है, पापा को फ़ोन किया, फिर मैंने कहा पापा फ़ोन उठाया, मैंने कहा हेलो पापा मैं ठीक हूँ, बस इसके आगे मैंने कुछ नहीं बोला। मैं ठीक हूँ, अभी 2 दिन और हूँ। तो कहती, मैंने कहा मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया तो मम्मी को बता देना। मैंने कहा बस ठीक है, रख दिया। मैंने कुछ उल्टा सीधा इन्होंने बोल दिया, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया ये वो। मैंने कहा यहीं से उठा लिया। प्रेशर नहीं हो जाता ऐसे कि ये नहीं बोलना है और वो बात निकल जाती है मुँह से? मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है कि ये चीज़ नहीं बोलना, और यू से इट व्लॉग में या फिर रियल लाइफ में भी। बट आई अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे आप, और कितनी डिफैक्टो स्टोरीज नहीं आती हैं कि इंसान, एक बंदी बहुत फेमस है योंगमिन पार्क करके, हाँ वो नॉर्थ कोरिया जो डिफेक्टर हैं, वो क्या स्टोरीज है ब्रो उनकी, इनसेन। रैट खा के आप अपने आप को सस्टेन कर रहे हो, और मतलब इंसान कुछ भी नहीं है वहाँ पे खाने अभी मैं एक कंट्री गया था एग्जैक्टली नॉर्थ कोरिया जैसी, एरिट्रिया जिसका नाम है। क्या नाम है? एरिट्रिया। उसको कहते हैं नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका। मैं वहाँ पे कैसे ना कैसे मैंने वीज़ा अरेंज किया भाई, मैं पहुँचा और मैं अपने परिवार वालों को पता क्या क्या कहता, 3 दिन तक सिग्नल नहीं आएंगे कैसे भी, ना फ़ोन के, ना वाईफाई के, ना मोबाइल डेटा के। 3 दिन तक सिग्नल नहीं आएंगे। 3 दिन बाद में कॉल ना हो तो बताना, क्योंकि भाई वहाँ पे मैं लैंड हुआ, उस देश में इंटरनेशनल रोमिंग बैंड है। एयरटेल वगैरह, अगर मैं स्विट्जरलैंड अपना फ़ोन लेके जाऊँ तो मेरे फ़ोन पे फ़ोन आते रहेंगे, क्योंकि एयरटेल की रोमिंग चल रही है। इंटरनेशनल रोमिंग बैंड है, मोबाइल डेटा बैंड है। वहाँ पे आप सिम खरीद सकते हो, सिर्फ कॉलिंग कर सकते हो, सिर्फ एरिट्रिया में मोबाइल डेटा बैन है। वाईफाई वहाँ पे लोग घर पे नहीं लगा सकते। वहाँ पे साइबर कैफे हैं वाईफाई के लिए, और वो वाईफाई इतना स्लो भाई, इतना स्लो। वहाँ भी डिक्टेटरशिप है वहाँ पे। 1993 से अभी तक कभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, 30 साल से वही बंदा है। तो भाई वहाँ पे ऐसा लगता है भाई 1990 में जी रहे हैं लोग। सब लोग साइकिल चला रहे हैं भाई, मतलब गाड़ियाँ हैं, ऐसे नहीं कह रहा कि गाड़ियाँ नहीं है, सब लोग साइकिल चला रहे हैं वहाँ पे। सब लोग, मतलब फ़ोन में तो कोई बंदा लगा ही नहीं हुआ यार, पार्क में बैठे हैं सब बंदे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं देख के हैरान ये सब चीज़ें। हमारे में तो क्या यार 5 मिनट फ़ोन नहीं चला यार, क्या चलो अपडेट 2-4 रील देख ली। मेरे यार वहाँ पे 3 दिन मेरे को ऐसा लगा, मतलब समय काटना मुश्किल हो गया है। मैंने वीडियो में बोला, मैंने कहा वीडियो साइड में, भगवान कसम एक बात बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये 3 दिन ना, नहीं मैंने ऐसे बोला मेरी 15 घंटे बाद फ्लाइट है, और मेरे को ऐसे लग रहा है भाई 15 घंटे काटूंगा कैसे।
मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, समय नहीं कट रहा है यार। नहा धो के रेडी हो गया मैं 10 मिनट में। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे नहा धो के रेडी हो सकता हूँ मैं, क्योंकि भाई वैसे यहाँ पे नहाओगे तो टॉयलेट में फ़ोन ले गए, थोड़ा नहा के आगे फिर फ़ोन चला लिया, तो ऐसे आधा 1 घंटा निकल जाता है। वहाँ पे टाइम ही नहीं निकलता यार, कुछ है ही नहीं। पर ये बहुत अच्छा रियलिटी चेक नहीं है इन जनरल इंसान को कि यार मैं यार ठीक है बस 3 दिनों तक ही ठीक है। रियलिटी चेक ज्यादा तो नहीं चाहिए। भाई देखो नहीं ऐसा नहीं होता। आपके पापा के ज़माने में, मेरे पापा के ज़माने में नेट नहीं था, उनको पता ही नहीं था ना यार कि होता क्या है यार। अब हमारे पास जो चीज़ है यार उसकी आदत भी तो पड़ेगी ना, ऑफ कोर्स सी बात है, ठीक है। तो भाई उनके पास, उन्होंने कभी नेटवर्क देखा ही नहीं है तो क्या करेंगे, उन्होंने कभी यूट्यूब खोला ही नहीं है तो सोचेंगे कैसे कि वीडियो है। वहाँ पे कोई बंदा मिला जो लोकल बंदा जिसने, भाई मेरे को इंडियन मिल गया। अच्छा वहीं पे रह रहा था कि हाँ रह रहा था वहाँ पे, प्रोफेसर था वहाँ पे। अच्छा मेरे को साइबर कैफे मिल गया। भाई साइबर कैफे ऐसा नहीं जैसे इंडिया में होता है फुल तेज नेट चल रहा है। भाई वहाँ पे एक व्हाट्सएप का मैसेज जाने में 2 से 5 मिनट लगते हैं। फोटो तो आप भेजनी छोड़ ही दो, डाउनलोड करके मैंने अपने यूट्यूब का स्क्रीनशॉट मंगाया था। मैंने कहा व्यूज़ देख लेता हूँ कितने आ रहे हैं। मैंने यूट्यूब का स्क्रीनशॉट मेरा 10 मिनट में डाउनलोड हुआ था भाई उससे, व्हाट्सएप से। तो अब वहाँ पे एक बंदा बैठा था, उसने मेरे को पहचान लिया, मैं इंडियन दिखता हूँ। वो कहता, मैंने कहा यार तू यहाँ पे कर क्या रहा है? कह रहा है यार मेरे को नहीं पता था ऐसा देश है, बस जा रहा हूँ मैं भी इससे थोड़े दिन बाद वापस। 3 साल से हूँ मैं यहाँ पे। भाई बिना नेट के जी रहे हैं यार वहाँ पे लोग। और ये कह रहे हो मैं जा रहा हूँ अभी थोड़े दिन में, मुझे लगा अभी आया होगा 3 महीने। 3 साल तो बहुत लंबा समय है। तो मैंने कहा यार कर क्या रहे हैं यार यहाँ पे, बताओ। ऐसे ऐसे देश हैं यार, क्रेजी। पर दोनों के कंपैरिजन में नॉर्थ कोरिया और एरिट्रिया, उसमें दोनों में आपको कौन सा ज़्यादा सीवियर लगा? सीवियर भाई नॉर्थ कोरिया ज़्यादा सीवियर है। पर वो ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज दिखाते हैं कि ये शहर बहुत बढ़िया है, और जो भी ये क्या वो फ्रंट है कि क्या है उनका? सब भाई मेरे को तो फ्रंट ही लगा, क्योंकि हमारे टूर में ऐसा था कि भाई फोटोज़ भी हमसे पूछ के खींचनी है। जो टूर गाइड है, लेके भी टूर गाइड आपको ही जाएंगे जहाँ पे उनको लेके जाना होगा, जो प्लान होगा। और भाई हमको तो क्या कहते हैं, एक बार कह दिया था भाई, जैसे ही हम होटल में चेक इन किया ना, हमने कह दिया ये होटल का गेट है भाई, इससे बाहर जाओगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपको अरेस्ट करे पुलिस, ये करे। भाई कोई बंदा होटल से बाहर भी नहीं जाता था। सुबह अपना टूर शुरू होता था तो होटल से बाहर जाते थे हम लोग, शाम को होटल में आ जाते। होटल के अंदर ही बॉलिंग एली थी, होटल के अंदर स्विमिंग पूल वगैरह। होटल बढ़िया था। हाँ होटल बढ़िया था। अरे नहीं ऐसे था, नदी है, बीच में एक आइलैंड है, आइलैंड पे एक बिल्डिंग है, रियो, पता नहीं उस होटल का क्या नाम है, बड़ा फेमस है। नॉर्थ कोरिया होटल लिखोगे तो आ जाएगा। भाई चारों तरफ से नदी है, 2 ब्रिज जा रहे हैं, दोनों तरफ से कनेक्ट कर रहे हैं उस होटल को, तो कैसे भागेगा बंदा? और क्यों ही भागेगा भाई, कोई नॉर्थ कोरिया वहाँ पे लोग वहाँ से भाग रहे हैं, मतलब इतना। आप कहाँ से एंट्री हुए? मैं बाय ट्रेन गया था साउथ कोरिया, चाइना। साउथ कोरिया तो भाई पूरा डीएमजी वो तो आई मीन दोनों की कोई एंट्री एग्जिट भी नहीं है। जाओ आप बॉर्डर क्रॉस करो, आप सीधा गोली लगेगी आपको वहाँ पे। बाय ट्रेन गया था, शायद 16-17 घंटे की ट्रेन थी, बीजिंग से प्योंगयांग। वापिस आते वक्त नॉर्थ कोरिया की एयरलाइन से आया था मैं। बड़ी फेमस है वो, बैंड है मतलब हर जगह वो एयरलाइन। सिर्फ नॉर्थ कोरिया से चाइना उड़ती है और शायद 1-2 जगह और जाती है बस, यूरोप में बैंड है वो। पर ये तो है कि फिर चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है पूरी नॉर्थ कोरिया के साथ, क्योंकि कोई कंट्री, अगर मान लो कि नॉर्थ कोरिया का बंदा को डिफेक्ट करके बॉर्डर क्रॉस करके बेचारा इतने सारे पैसे देके चाइना में क्रॉस कर जाता है, चाइना वाले पता क्या करते हैं, उसको वापस नॉर्थ कोरिया भेज देते हैं। और नॉर्थ कोरिया को जैसे ही मिलेगा वो लेबर कैंप में जाएगा, उसकी जान गई एक तरह से। और खतरनाक ही 7 जनरेशंस तक फिर टॉर्चर होता है, मतलब जितने भी लोग हैं आसपास, एवरीबॉडी गोज फॉर अ टॉस। नहीं पर हाँ वो तो है, आप अगर आप भाग गए ना तो आपके पेरेंट्स को पकड़ लेंगे, आपके बच्चों को पकड़ लेंगे, पूरी जनरेशन तुरंत। भाई अगर आप बिना परमिशन के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी चले गए ना तब भी पकड़ लेंगे वो। पर ये इसके बाद जब हिंदुस्तान वापस आता है, हाथी सोचते ठीक ही रह रहे हैं भाई, थोड़ी इनकन्वीनियंस है। नहीं इंडिया बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है इंडिया। मैं इतने देश घूमने के बाद मैं यही कहूँगा, इंडिया मेरे को सबसे बेस्ट लगता है अभी भी। कई चीज़ें किसी देश की अच्छी है, कई चीज़ें किसी देश की अच्छी। जैसे अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत है यार, वहाँ पे कुछ भी बोल लो यार आप। वहाँ पे बंदे घूम रहे पोस्टर लेके कि बाइडेन बेकार है, ट्रम्प बेकार है। यहाँ नहीं घूम सकते यार, आप घूम सकते हो, देखो घूम सकते हो, लोग मारेंगे आपको वो अलग बात है। हाँ लोग मारेंगे भाई ठीक है, पर वहाँ पे आपको लोग भी कुछ नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे ठीक है करने दे, इसको प्रोटेस्ट कर रहा है तो। व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ कर लो आप पार्लियामेंट के सामने। पर वो मैं सही मानता हूँ, इंडिया यार, इंडिया की सिक्योरिटी सिचुएशन भी तो देखो ना, चारों तरफ से दुश्मन देश है सारे, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार भी दुश्मन तो नहीं कहूँगा, खतरनाक हो रखा है, ठीक है। तो चारों तरफ से घिरा भी तो है ना इंडिया। 113 कंट्री के बाद आपको एक कंट्री अगर जो हुई कि अगर इंडिया के बियॉन्ड अगर मैं एक दुनिया अपने फ्यूचर देख सकता हूँ, कौन सी कंट्री थी वो? भाई अभी तो यूएस ही सोच रहा हूँ। यूएस ही सोच रहा हूँ। आई थिंक न्यूयॉर्क आपकी ड्रीम सिटी भी है। हाँ गया नहीं मैं अभी तक, पर इस बारी न्यूयॉर्क ही जा रहा हूँ। न्यूयॉर्क ही जा रहे हो? परफेक्ट ब्रो, परफेक्ट। मतलब मैंने एक वीडियो में बोला था कि यार अमेरिका में 2 सिटीज़ हैं जो मैं विजिट करना चाहता हूँ, और रीजंस है दोनों का।
न्यूयॉर्क जाके भाई ऐसा लगता है कि भाई आपने सब कुछ अचीव कर लिया दुनिया में। टाइम स्क्वायर पे आप खड़े हो, दुनिया चल रही है आपके आसपास, आपको ऐसा लगेगा कि यार आपने अचीव कर लिया। हालांकि मैं गया नहीं हूँ, पर यार इतनी मूवीज़ में देखा है हमने, इतनी वीडियोस में देखा है, टाइम स्क्वायर इतना फेमस है। और दूसरी थी लास वेगस। लास वेगस में आपको जाके ऐसा लगता है कि यार आप दुनिया के सबसे अमीर बंदे हो। What happens in Vegas stays in Vegas। अंकुर भाई मैं वेगस जब उतरा ना, मेरी पहली डेस्टिनेशन ही वेगस थी। अच्छा। यूएस में मैं उतरा ना, मेरे को बड़ा छोटा छोटा फील हुआ। मेरे को छोटा क्यों फील हुआ, यार यहाँ पे सब अमीर है यार, मैं इतना गरीब हूँ। मतलब गरीब तो नहीं हूँ, पर ऐसा फील हो रहा है यार यहाँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके मुकाबले में, चुल्लू भर कुछ भी नहीं हूँ मैं तो, चुन्नू हूँ इनके मुकाबले। मतलब वेगस में बड़ा छोटा फील हुआ मेरे को वहाँ पे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली आपने, छोटा फील हुआ, क्योंकि हमें अ लॉट ऑफ टाइम्स हम जब अपने कंफर्ट जोन के बियॉन्ड कहीं जाते हैं नई जगह, वो बहुत ओवरवेलमिंग जब फीलिंग होती है तो इंसान को लगता है कहाँ आ गया मैं। तो आपके दिमाग में क्या था, क्या फीलिंग है कि मैं भागूं यहाँ से तुरंत कि नहीं? मतलब नहीं मैं पूरा यूरोप घूम रखा हूँ भाई, ठीक है। मेरे को यूरोप में कभी ऐसा छोटा फील नहीं हुआ। पर लास वेगस की चकाचौंध, वहाँ पे लोग, वहाँ पे लोग पैसा लगा रहे हैं, कसिनोज, मतलब ऐसे सड़क पे कसिनोज, मतलब इधर कसिनो उधर कसिनो, लोगों के हाथ में पैसा है, कैश है, लोग लगा रहे हैं। तो ऐसा फील होता है यार हम तो नहीं कर पा रहे यार ये सब। ये लोग $1000 ऐसे लगा रहे हैं, मेरे अंदर तो इतना दिल नहीं है कि मैं $1000 जाके लगा दूं कहीं पे। तो उस चीज़ में बड़ा छोटा फील हुआ कि यार हम तो कुछ भी नहीं है अभी दुनिया में। वहाँ पे ऐसे लग्जरी होटल्स जिसमें मतलब मैं रुक जाऊंगा, पर यार मतलब वो अफोर्ड के बाहर हो जाएगा। रुकने को तो रुक जाऊंगा, पर अफोर्ड के बाहर हो जाएगा। तो उस चीज़ में मैं मतलब ऐसा थोड़ा लगा वेगस जाके मेरे को कि, पर 2-4 मैं 7 दिन रुका वेगस में, पर 2-3 दिन बाद में ठीक हो गया। मैंने कहा अरे ठीक है, यहाँ पे बस में गांजा फूक रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे ये लोग भी, इनका भी ऐसा ही है बस। वो 2-4 ही अमीर लोग हैं जो वहाँ पे आ रखे हैं, जिनकी वजह से चकाचौंध हो रही है, और सारे मेरे जैसे ही है नल्ले। जब वहाँ होमलेस देखे ना मैं अपने होटल से निकला, होमलेस तो बहुत ही ज्यादा। अरे भाई मैं अपने सुपरमार्केट तक गया हूँ, 10 होमलेस सड़क पे पड़े हैं वेगस की गर्मी में 40 डिग्री में। मैंने कहा कुछ नहीं है, अमेरिका भी अरे पहले तो था, बट ये सेम LA वगैरह में भी मतलब बहुत ज्यादा। अभी तो वहाँ पे चोरी लीगल कर दी अमेरिका ने। क्या हो गया? चोरी लीगल कर दी। नो वे। हाँ, मतलब कैलिफोर्निया एक स्टेट है ना, जिसमें LA और सैन फ्रांसिस्को बड़ी सिटीज़ हैं। वहाँ पे जो मतलब पता नहीं, मेरा दोस्त बता रहा था, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मेयर वगैरह है वहाँ पे कोई, उसने कहा है कि अगर कोई बंदा $900 तक की चोरी करता है ना, तो उसको ना पुलिस अरेस्ट करेगी, ना उस पर कोई कार्रवाई होगी, ना कोई केस दर्ज होएगा। तो आपने बहुत सारी रील्स हाल फिलहाल में देखी होंगी, लोग गुच्ची का बैग उठा कर भाग रहे हैं, लोग स्टोर्स में चोरी कर रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड भी उनको नहीं पकड़ रहे, क्योंकि $900 से कम की कर रहे हैं। हालांकि ज्यादा भी कर रहे हैं, किसको पता चल रहा है। तो एक तो एक तरह से चोरी लीगल कर दी ना, तो अमेरिका में ऐसे क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और लोग बहुत, अरे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोग मेरी वीडियो पे कमेंट, एरिट्रिया की जो वीडियो थी भाई, वहाँ पे एक बंदे की पर महीने की इनकम ना $50 है बस। एक महीने में कितना कमा रहा है? $50। पर वहाँ की करेंसी जो है वो $1 = 15 नकफा। वहाँ की जो करेंसी है 15 नकफा मिलता है। कहते यार इंडिया से तो पावरफुल करेंसी है। अबे उससे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। लोगों के बड़े ये गलत फहमी है कि करेंसी बड़ी होना = पावरफुल है। यार कुवैत की सबसे ज़्यादा पावरफुल करेंसी है। एक कुवैती दिनार में 260 इंडियन रुपए आते हैं, तो अमेरिका को तो 4 बार खरीद लेगा वो। ऐसा थोड़ी होता है। जापान की इंडिया से कम है। एक इंडियन रुपए में 15 साउथ कोरियन वॉन आते हैं। साउथ कोरिया जो इतनी अच्छी इकोनॉमी है, सैमसंग वैमसंग ये सारी वहाँ की कंपनी, वहाँ जाके देखोगे आप चका। जापान आपने बोला, जापान सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है। जापान के शायद एक येन में 50 पैसे आते हैं इंडिया के। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना गरीब है। तो लोग ये सोचते हैं। चलो इससे भी क्लियर हो जाएगा। आप अब इसके बाद आपका क्या, किस तरफ टेंजेंट रहेगा? जैसे आपने एंड करा, आप जब आपकी कंट्रीज का माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा, आप अपना यूट्यूब का तो आपने बताया कि एक फेज आउट हो जाएगा, एंड गोल क्या है फिर? यार फिर मैं सोच रहा हूँ, फिर तो शादी हो जाएगी भाई। ठीक है, फिर शादी एंड गोल थोड़ी हो, तो स्टार्ट है। नहीं वो उससे कह रहा हूँ, शादी हो जाएगी तो मैं लगातार तो नहीं घूमता रह सकता। ठीक है, तो फिर एक बिजनेस स्टार्ट करूँगा मैं ट्रैवल से रिलेटेड ही। उसी में लगा हूँ मैं अपने एक दोस्त के साथ। ट्रैवल से रिलेटेड एक बिजनेस स्टार्ट करूँ, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है यार, इस चीज़ की मेरे को इतनी नॉलेज है, इतने देश घूम चुका हूँ मैं। किसी को भी मतलब कोई मेरे को आगे गया, आप कहो मेरे को आगे कि भाई मेरे को यूरोप घूमना है, मैं बैठे बैठे आपके 20 से 30 हज़ार रुपये बचवा सकता हूँ टूर में, बस बात करके। करता हूँ कॉन्टैक्ट पॉडकास्ट। ठीक है, तो जो मेरे पास नॉलेज है यार उसको ज़्यादा यूज़ करूँ तो मेरे को भी मज़ा आएगा लोगों को गाइड करने में, कैसे ऐसे जाओ, लोग कहेंगे हाँ यार, तो वही करना है मेरे को, मन तो उसी चीज़ का यार। परफेक्ट नवांकुर भाई, क्योंकि मेरे लिए तो ये कॉन्वर्सेशंस हमेशा होती है क्योंकि मैं आई हैव नॉट बीन अ लॉट आउटसाइड। कम से कम आप लोगों के बहाने एक सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस रीलिव करने को मिल जाता है। सो आई एम सो हैप्पी यू मेड इट।
आई होप चौथी पांचवी बार आप टाइम पे आएंगे और मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन Thank Crocs you, and Socks. Utkarsh bhai. Thank you.